हाँ जी। जय हिंद भाई सभी को। सो आई एम यादव, वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑफिसर्स अड्डा। आई होप सब अच्छे होंगे। सो आज की जो चर्चा रहेगी वो फिजिक्स पे रहेगी। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी फिजिक्स को लेके। सो फिजिक्स में भी जो एक डिफ़िकल्ट टॉपिक जो स्टूडेंट्स मानते हैं, ऑप्टिक्स। ठीक है, ये रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, तो भाई ये सब जितना एक लेक्चर में कवर हो पाता है वी विल कवर। ठीक है, वरना इसको फिर अपन दो पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो हम अब स्टार्ट करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, जो ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो समझो कि जब लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम पर आ जाए। ठीक है, यहाँ से टकराई, उसी मीडियम से वापस आ गई। ठीक है, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं मेरे भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? अब इसका एग्जांपल देखें तो, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस किस से देख सकते हैं अपन? मिरर हो गया। सेकंड क्या हो गया? जो नॉर्मल वाटर होता है, काम वाटर। ठीक है, मतलब ऐसा जो उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई पॉलिश्ड मेटल हो गया। ठीक है जी, पॉलिश्ड मेटल। नेक्स्ट स्टील, स्टील की जो प्लेट हो गई। समझे बात को? इससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं? जो सरफेस जितनी स्मूथ होगी उतना अच्छा उसका क्या होगा मेरे भाई? रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। ओके, नेक्स्ट आ जाता है भाई कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे तो लाइट के बारे में ही। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लाइट क्या कहलाती है? ऑप्टिक्स। क्लियर हुआ? और ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अगर आपको एक डेफिनेशन के फॉर्म में इसको बताऊं तो वी कैन से इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच stimulates our sense of लाइट। क्लियर हुआ भाई कंसेप्ट? बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है जी। अब चलते हैं कि भाई जो लाइट है इसका भी ड्यूअल नेचर है। अब वो ड्यूअल नेचर है वो कैसे है, वो भी समझते हैं भाई। हाँ, ड्यूअल नेचर कैसे है? तो भाई एक है इसका पार्टिकल नेचर और एक है इसका वेव नेचर। क्लियर हुआ? समझे? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है लाइट। ठीक है, ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ते क्या क्या, ये देखो भाई, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे, ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, डिस्पर्जन पढ़ेंगे और वेव ऑप्टिक्स भी हम कवर करेंगे। ठीक है, अब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है वो एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। मींस लाइट शोज ड्यूअल नेचर, यानी लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी वेव की तरह। तो जो पार्टिकल नेचर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जो ड्यूअल नेचर है उसमें पार्टिकल नेचर आता है, एक अपना हमारा वेव नेचर आता है। तो जो हमारा पार्टिकल नेचर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एकदम क्या होता है मेरे दोस्त? क्लियर होता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो इसमें क्या सीन है भाई? देखो, जो भाई इसकी डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 1887 में। हेनरिच हेनरिच हर्ट्ज। ठीक है, बट जो इसका एक्सप्लेनेशन था वो किसने दिया था भाई? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। कब? 1905 में। क्लियर हुआ? और इसी डिस्कवरी के लिए भाई 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या मिला था मेरे भाई?
नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था। क्लियर हुआ? सिंपल लैंग्वेज में, जब लाइट किसी मेटल सरफेस पर गिरेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। क्लियर हुआ? और यही प्रूव करता है कि लाइट एनर्जी क्या लेके चलती है? पैकेट्स। क्लियर हुआ? और इन्हीं पैकेट्स को अपन क्या बोलते हैं फिर? फोटॉन्स। क्लियर हुई भाई चीजें आपकी? बताओ, क्लियर हुआ? अब आ जाता है भाई हमारा वेव नेचर, कि भाई वेव नेचर का क्या सीन है। तो वेव नेचर एक्सप्लेन करता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है, ये सब सिर्फ वेव्स में पॉसिबल होते हैं, इसलिए लाइट भी एक क्या है? वेव ही है। वेव कैसी है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर हुआ? लाइट किस टाइप की वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की वेव है। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भाई अभी इसमें अपन याद रखें, वो क्या? कि देखो भाई, सबसे पहले तो मैकेनिकल नहीं है, मैकेनिकल नहीं है, ठीक है जी। मीडियम की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। समझे बात को? क्लियर हुआ? या फिर आप ये बोल सकते हो कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुई यहां से चीजें? बोलो भाई, एक मिनट रुको यार, जस्ट। हाँ जी भाई, तो देखो, ठीक है, यहां तक की चीजें मैंने तुमको क्लियर कर दी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या सिनेरियो है। समझ में आया कि भाई ये लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब आप बोलोगे कि भाई ये नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव क्या है? ठीक है, आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई तू तो हमको चीजें रटवा रहा है, ठीक है, बट इन एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं। तो अब देखो, मैंने आपको क्या बोला भाई? वेट अ मिनट यार। हाँ, मैंने आपको क्या बोला कि वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बोला है मैंने। यहाँ पे आपको चीज समझ में आई, ठीक है। अब यहां से इसका कैटेगराइजेशन होता है नेसेसिटी, नेसेसिटी ऑफ मीडियम्स के बेस पे, ठीक है भाई। इसमें कैटेगराइजेशन फिर आता है मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, ठीक है। देन यहाँ पे आता है फिर ट्रांसवर्स और नॉन ट्रांसवर्स बोलोगे? नहीं भाई, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और जो ये कैटेगराइजेशन है ना, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल है, ये है मेरे दोस्त वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग। आप या तो वाइब्रेशन बोलो इसको, या फिर आप बोल सकते हो इसको डायरेक्शन। क्लियर हुआ? जो नेसेसिटी ऑफ मीडियम के बेस पे हम जो कैटेगराइजेशन करते हैं, ठीक है, वो होता है मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। बट जो वाइब्रेशन और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इनका डिवीजन करते हैं, सो वो होता है भाई ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर हुआ? अब जस्ट समझो, ठीक है, कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स में भाई जो मीडियम है वो है कंपल्सरी। एग्जाम्पल की बात करें, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, ठीक है, सिस्मिक वेव्स। क्लियर है चीजें? इनका मेन पॉइंट क्या है मेरे दोस्त? वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। अब आ जाता है भाई नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। मैंने क्या बताया? मैकेनिकल वेव्स में मीडियम कंपल्सरी है इसमें, बट इसमें नॉन मैकेनिकल में मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। वैक्यूम में
ट्रेवल कर सकती है। एग्जाम्पल की बात करें इसकी तो लाइट, रेडियो वेव्स और एक्स रेज और गामा रेज। क्लियर हुई चीजें? ठीक है। और तुमको पता है कि भाई ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो ही हम पढ़ रहे हैं। अब आ जाता है कि भाई टाइप्स ऑफ वेव्स बेस्ड ऑन वाइब्रेशन। उसमें पहला आता है भाई हमारा ट्रांसवर्स, दूसरा आता है लॉन्गिट्यूडल। ठीक है, इनको देखते हैं। तो देख भाई, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं इसमें पार्टिकल वाइब्रेशन करते हैं, पार्टिकल वाइब्रेशन करते हैं, ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं, क्लियर है। लेकिन किस डायरेक्शन में करते हैं भाई, कोई वाइब्रेशन की डायरेक्शन भी तो होगी। ये होता है कि भाई पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, PROPAGATION। समझे बात को? पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब ये हो गया इस टाइप से। चीजें क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आप साउंड वेव्स बोल सकते हो, ठीक है। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं, ठीक है। फर्दर इनको पढ़ेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू लो कि हाँ भाई ये सिनेरियो बनाए। समझे बात को? ठीक है भाई, ट्रांसवर्स वेव्स जिस जिस डायरेक्शन में वेव मूव करेगी उसके पैरेलल डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा वाइब्रेशन होगा। समझे? ये हमने चर्चा की लॉन्गिट्यूडनल पे। अब आ जाता है कि भाई ट्रांसवर्स वेव्स क्या है। तो देखो, इसमें करता है भाई पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल में, बट ट्रांसवर्स में करता है भाई परपेंडिकुलर। बस, क्लियर हुआ? पार्टिकल वाइब्रेट दोनों में करेंगे बट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये किस में है? ट्रांसवर्स में। एग्जांपल जैसे भाई आपका लाइट है, ठीक है, वाटर सरफेस वेव्स है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग है, मतलब यहाँ क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। इस टाइप से जो क्रस्ट और ट्रफ का जो होता है ना सिनेरियो, यहाँ पे चीजें क्लियर हुई भाई? हैं? क्लियर हुई चीजें? या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो भाई, ये ऐसे। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि ऐसे एंड ऐसे? समझे बात को? ठीक है जी। अब आगे चर्चा करते हैं। अरे भाई ये तो क्या ही कर रहा है यार। हम्म, कोई नहीं भाई, इसको तुम मैनेज करना यार, रब करें इसको। वेट, रब कर देते हैं यार। क्या ही ड्राइंग बन गई यार इसमें, है ना। चलिए, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई कि भाई लॉन्गिट्यूड वेव्स क्या होती हैं, मैकेनिकल क्या होती हैं, ट्रांसवर्स क्या होती है, ठीक है। ये सारा सिनेरियो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और फ्यूचर में भाई ऐसे जो टॉपिक्स हैं कोई इश्यू नहीं आएगा, एकदम इजीली आपको मैंने समझा दिया है। कोई नहीं यार, मैनेज कर लेना इतना तो, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं भाई अब। हाँ जी, अब देखो, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में, पता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखोगे। और वी कैन से ये यूनिवर्स की मैक्सिमम स्पीड मानी जाती है, ठीक है। बोलो, यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं? अब आ जाता है भाई इनएक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि इनएक्चुअल में क्या है। तो देखो यार, लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वापस सेम मीडियम में आ जाए तो उसी को ही अपन क्या बोलते हैं यार, रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, ठीक है। चीजें क्लियर हुई? और जो बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसका माना जाता है, जो बेस्ट रिफ्लेक्टर है वो किसको माना जाता है भाई? सिल्वर को। क्लियर हुआ? ठीक है। अब भाई जैसे ये हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है जी।
ये आई इंसिडेंट, ये वहां से होके चली गई भाई रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये भाई हमारा बीच में इसके क्या है, नॉर्मल है। ये हमारी लिख देते हैं इंसिडेंट है, ये है हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हुई? ये जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कितने एंगल से इंसिडेंट हुई है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, कितने एंगल से भाई वापस हुई है, रिफ्लेक्ट हो। क्लियर हुआ? ठीक है। और आप पूछोगे कि भाई सिल्वर को क्यों मानते हैं, या इसके पीछे अगर थोड़ा सा और आप चर्चा कर दो तो थोड़ा हमारे लिए ठीक होगा, तो और चर्चा करें इसके ऊपर। तो भाई आपने देखा होगा कि जो हाई क्वालिटी मिरर्स हैं उनके पीछे किसकी कोटिंग होती है, सिल्वर की होती है। क्लियर हुआ? और इसी वजह से उसको भाई बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है। अब आप बोलोगे इंसिडेंट रे क्या होती है? जो रे भाई आ रही है किस पे, मिरर पे या किसी सरफेस पे, रिफ्लेक्टेड, जो भाई आई और वापस चली गई रिफ्लेक्ट होके, वो क्या हो गई भाई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब आप बोलोगे ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है? या डेफिनेशन तुम रट लोगे, ठीक है, मेन मुद्दा ये है कि भाई तुमको समझ आए चीजें। ठीक है, थ्योरी तो भाई कहीं से भी पढ़ लोगे ना, समझे बात को? और मेरे को थ्योरी थ्योरी सिर्फ पढ़ानी है नहीं। ठीक है, बिकॉज आई एम हेयर टू बिल्ड योर कंसेप्ट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई तो CAPF के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप इजीली क्या कर लोगे, टैकल कर लोगे। ठीक है। चलिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बता दिया, जहां जो रे है वो किसको टच करे, मिरर को, या जिस जो सरफेस आपने प्रोवाइड किया रखा हुआ है उसको टच करे, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाता है। अब आप बात करें कि भाई ये जो ये नॉर्मल आपने बनाया है ये क्या है, ये यार पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मिरर के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन है, बस। ये सिर्फ एक वी कैन से रेफरेंस लाइन है। क्लियर हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस में आपको बता चुका, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के जो बीच का एंगल है। ठीक है, अगर मैं इसको समझाऊं तो देखो, जो ये है, ये ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा इंसिडेंट रे, तो ये जो एंगल है ये। क्लियर हुआ? अब बात करो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये जो हमारा है ये नॉर्मल है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड का सीन है, और इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है जी? आगे चलें। आगे चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। क्लियर हो गया? सेकंड लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, बराबर होंगे। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं भाई, समझे बात को? अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा आपको अच्छे कंसेप्ट पे ले जाऊं जिसको बोलते हैं स्नेल्स लो, फर्दर इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट फिर भी। सो इसका क्या सीन होता है भाई, N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। क्लियर हुआ? अब आप पूछोगे भाई ये N1 क्या है, N2 क्या है? चलो साइन आई साइन आर तो आप थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे समझ रहे होगे, समझे, बट N1 क्या है, ये है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। क्लियर हुआ? मतलब भाई जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही कम क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट।
क्लियर हुआ? मतलब प्रोपोर्शनल हो गए ना भाई। ठीक है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट घटेगी। क्लियर? और स्नेल्स लॉ इसी स्पीड चेंज की वजह से लाइट कितना बेंड होगी ये भी बता देता है। वो कैसे? इफ n2 इज ग्रेटर देन n1। ये समझ लेना यार, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियसली, और थोड़ा मतलब टीचर्स इनको थ्योरी टाइप समझा देता है, ठीक है, बट ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ही नहीं यार। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला से चीज समझाइए तो इजीली डुएबल है यार सारी चीजें, है ना? सो देखो, n2 इज ग्रेटर देन n1, तो इसमें क्या सीन बनेगा भाई? जो r है तो I से बड़ा होगा, ठीक है, और जो रे है वो किसकी तरफ रहेगी, मतलब उसका शिफ्ट किसकी तरफ रहेगा, वो नॉर्मल की तरफ रहेगा। क्लियर है? अब अगर इसमें हो जाता है कि n1 बड़ा है n2 से, ठीक है, तो इसमें r बड़ा होगा I से। क्लियर हुआ? और जो रे है वो नॉर्मल से भाई दूर जाएगी, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब n2 बड़ा था n1 से, तो जो रे है वो नॉर्मल के पास आ रही थी, लेकिन जब n1 बड़ा हुआ तो जो रे है वो नॉर्मल से दूर जाएगी। यहाँ पे चीजें क्लियर हुई? ठीक है। अब आ जाता है भाई इमेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है कि इमेज क्या होती है। सो यार समझो इमेज का, और इसको ऊपर कर देते हैं। सो इमेज क्या होती है? तो भाई इट्स अ पॉइंट वेयर लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट्स और अपीयर्स टू मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, डेफिनेशन लिखूं? नहीं लिखते हैं भाई, डायरेक्ट समझो। ठीक है कि भाई देखो, ये मिरर है, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट रेज आई, रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा डायग्राम पे मत जाओ, बस कंसेप्ट समझो। यहाँ पे मीट हो गई ना, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ। अब देखो, अब इसको उल्टा कर लो। यहाँ से लाइट आई आपकी, यहाँ से लाइट आई, ये दूर चली गई। ओहो ये क्या हुआ? छोड़ो भाई, वेट, अरे ये भी काम नहीं कर रहा। चलो इसको क्रॉस करो यार, न्यू डायग्राम पे चलो। ये देखो, ठीक है भाई, ये वाप रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से आई, यहाँ चली गई, ठीक है, ये यहाँ से आई और यहाँ चली गई। अब अगर आप इनकी मीटिंग कराओगे तो कहीं ना कहीं भाई पीछे होगी ना, मतलब यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो रियल और वर्चुअल का सीन हो गया कि भाई इसमें तो हमारी रियल थी, बट इसमें क्या है, वर्चुअल है। रियल इमेज क्या है? यहाँ पे आप देखोगे लाइट रेज है वो एक्चुअल में मीट कर रही है, एक्चुअली मीटिंग, बट वर्चुअल में एक्चुअली मीट थोड़ी कर रही है। आपको पता है स्क्रीन पर आप इसको ले सकते हो, ठीक है, हमेशा इसका जो रियल का सीन होगा वो हमेशा इन्वर्टेड होगा। ठीक है जी। यहाँ से चीजें क्लियर हुई। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सिनेमा स्क्रीन ले सकते हो, ठीक है जी। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोजेक्टर ले सकते हो। ये सब कॉमन बेसिक डेली लाइफ में जो चलती हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो, आपको पता है कि भाई अगर एक्चुअल में मीट करती तो भाई यहाँ करती, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, लेकिन इन एक्चुअल में मीट थोड़ी हुई है यार, ये तो हमने अपना एक इमेजिन किया कि भाई यहाँ पे मीट कर रही होंगी कहीं पे। ठीक है, तो सिर्फ अपीयर होती हैं, इन एक्चुअल तो नहीं होता। स्क्रीन पे नहीं बन सकती अगर इन एक्चुअल नहीं है, तो स्क्रीन पे बनेगी नहीं। ठीक है, और क्या होती है, इरेक्ट होती है। क्लियर है? एग्जाम्पल आप इसका देख लो, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इसका एग्जाम्पल है। प्लेन मिरर क्या है भाई? ये सबसे सिंपलेस्ट मिरर है, ठीक है,
समझे। और एक फ्लैट मिरर आपको पता है होता ही है। क्लियर हुई यहाँ तक की चीजें। रियल वर्चुअल का सीन क्लियर हुआ। अब आ जाता है कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, कि भाई यहाँ पे अगर प्लेन मिरर में आए गए हैं तो हाथ हाथ इसका भी रिफ्लेक्शन पढ़ लो। ठीक है जी। सो देखो, जो इमेज होती है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, वो कैसी होती है भाई? इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, और क्या होती है? सेम साइज होती है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना है आपका इमेज का साइज होगा। और देखो मेन चीज क्या है कि भाई आप जितनी दूरी पे खड़े होगे ना उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगी। मान लो आप 10 मीटर खड़े हो मिरर से, तो 10 मीटर पे ही इमेज बनेगी। मतलब क्या बोल सकते हैं? सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। क्लियर हुई चीजें? ठीक है। इसको कंप्लीट भी लिख दूंगा भाई, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब भाई मैं ये जो 10 मीटर का एग्जांपल दिया था वो इसलिए दिया था कि भाई आपको चीजें क्लियर हो जाए। इन डेफिनेशंस के चक्कर में कुछ नहीं रखा, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और लेटरली इन्वर्जन या लेटरली इन्वर्टेड, ये भी कंसेप्ट पढ़ेंगे अभी। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, राइट लेफ्ट कंप्लीट चेंज हो जाता है। ठीक है। वर्चुअल समझा दिया, स्क्रीन पे नहीं बनेगी, इरेक्ट सीधी दिखेगी, सेम साइज ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी इमेज बनेगी। इक्वल डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट जितनी दूर मिरर के आगे होगा इमेज उतनी ही दूर मिरर के पीछे बनेगी। मतलब सिंपल, इसको याद रखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, दैट्स इट। ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड कि लेफ्ट राइट इंटरचेंज होता है, टॉप बॉटम कभी इंटरचेंज नहीं होता, ये चीज याद रखना। क्या इंटरचेंज होगा भाई? लेफ्ट राइट इंटरचेंज होता है, टॉप और बॉटम कभी इंटरचेंज नहीं होगा। क्लियर हुई चीजें? इसी वजह से एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है और मिरर में भाई हमको सीधा दिखता है। ठीक है। तो जो हमने बेसिक चीजें थी वो हमने इसमें भाई कवर कर ली है। ठीक है। कितना टाइम हुआ लेक्चर को स्टार्ट हुए? अरे आधा घंटा हुआ है, पूरा बेसिक खत्म कर दिया। चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट 30 मिनट में पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। बिकॉज यार एक बार पढ़ लो, अच्छे लेवल पे पढ़ लो। ठीक है। अब मैं कवर करने को इस कंप्लीट लेक्चर को मैं मैक्स टू मैक्स 35 मिनट में कंक्लूड कर देता, बट फिर वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती भाई। ठीक है। एंड आपको पता है क्वालिटी तो मेंटेन हम करके ही चलेंगे। अब देखो भाई, प्लेन मिरर में आपको मैंने पढ़ा दिया था जस्ट अभी। अब थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। वो कैसे कि प्लेन मिरर की बेसिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा चुका। ठीक है। अब उसका थोड़ा डिटेल समझो। एक सिचुएशन इमेजिन करो, भाई तुम मिरर के सामने खड़े हो। ठीक है। यानी आप एज्यूम करो तुम 2 मीटर दूर खड़े हो, तो जो इमेज है वो भी 2 मीटर दूरी बनेगी पीछे। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। और ध्यान रखो ये चीज कि मिरर इमेज को पीछे जो फिजिकली है वो नहीं बनाता भाई, वो सिर्फ अपीयर होती है। इसीलिए हम उसको वर्चुअल बोलते हैं मेरे दोस्त। ठीक है। और यहां से बन जाता है फिर आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोला मैंने? मिरर इमेज को पीछे फिजिकली नहीं बनाता, सिर्फ अपीयर होती है वो। ठीक है जी। क्लियर? चलिए, अब आप बोलोगे कि वाई प्लेन मिरर्स फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो ये मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट बेस्ड पूछता है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है। तो देखो यार, हमारा ब्रेन उन रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करता है। ठीक है। मिरर से जो इमेज है वो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो हमारी आंखों तक आती है।
और फिर हमारा जो ब्रेन है वो उसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं कि वी कैन से कि ब्रेन को लगता है कि रेज हैं वो मिरर के पीछे किसी पॉइंट से आ रही है। ठीक है, ये हमारी एजम्पशन है और इसी वजह से जो इमेज है वो मिरर के पीछे दिखाई दे रही है और जो रियलिटी है, रियलिटी में वहां कुछ होता ही नहीं है। और इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं भाई, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्लियर हुई चीजें? ठीक है ना। अब आ जाओ लेटरल इन्वर्जन पे। सबसे फेमस प्रॉपर्टी प्लेन मिरर में भाई लेफ्ट राइट इंटरचेंज होता है, तो बॉटम इंटरचेंज होता नहीं है। तुम राइट उठाओ क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड उठाया हुआ दिखेगा तुमको। और यही हमारा लेटरल इन्वर्जन है। ठीक है, अब देखो एक इसका पीवाईक्यू आ जाता है कि भाई तुम्हारी हाइट 180 सेंटीमीटर है, तो तुमको कितनी लेंथ का मिरर चाहिए कि तुम्हारी जो इमेज है वो उसमें पूरी दिखे। सो इसको याद रखो हमेशा, आपकी इमेज है या जो आपकी हाइट है उसका आधा हमको प्लेन मिरर चाहिए होता है। ठीक है, मतलब मिरर की मिनिमम हाइट 90 सेंटीमीटर होगी, तब भी तुम भाई पूरी बॉडी देख लोगे। रीजन रिफ्लेक्शन के लॉज यार। ठीक है, लाइट हेड और फीट दोनों से रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक पहुंच जाती है इजीली। ठीक है, और मिरर को फिर फुल लाइट होने की जरूरत है नहीं। क्लियर। अब एक कंसेप्ट आता है रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। चीजें क्लियर हुई? ठीक है जी। सपोज 10 डिग्री आपने घुमा दिया, क्वेश्चन आया रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमेगी? 20 डिग्री से। मतलब मिरर को आपने थीटा से रोटेट किया तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से रोटेट करेगी। अगर 15 से किया तो कितने से करेगी भाई? 30 से। अगर 50 से कर दिया तो कितने पहुंच जाएगी? 100 पे। क्लियर हुआ? ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब आ जाता है एक रिलेटिव स्पीड का, वो भी इसी में देख लो कि तुम मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो और फिर इमेज है वो तुम्हारी तरफ कितनी स्पीड से आएगी, तो वो आएगी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से। क्यों? तुम भी मिरर की तरफ आ रहे हो, इमेज भी मिरर की दूसरी साइड से उतनी ही स्पीड से आ रही है। सो जो इसकी रिलेटिव स्पीड है 2v। ठीक है, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू 2v, ये न्यूमेरिकल पे बहुत यूज होता है, समझे बात को? क्लियर हो गई चीजें? ठीक है जी, दोनों कंसेप्ट क्लियर। अब आ जाता है मल्टीपल इमेजेस का कंसेप्ट। ठीक है, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी एग्जाम की भाई मैं एफकैट के रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ, सीडीएस के रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ, सीएपीएफ के पढ़ा रहा हूँ, एनडीए एसएससी कुछ भी हो भाई। जिस एग्जाम में फिजिक्स आती है पढ़ के चले जाना, क्वेश्चंस इजीली टैकल कर लोगे, डेट शीट। ठीक है, बिकॉज बहुत डाउट होते हैं कि भाई इस एग्जाम के लिए है, एनटीपीसी के लिए है नहीं है। ठीक है, सो सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर हुए? ठीक है। मल्टीपल इमेजेस का कंसेप्ट क्या है कि यार मान लो, ठीक है, एक मिरर यूज नहीं कर रहे हम, 2 मिरर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई, जो रिफ्लेक्शन है वो कंटिन्यूअसली बार बार होता रहेगा। ठीक है, हर रिफ्लेक्शन एक नई इमेज बना देगा और इसी वजह से भाई मल्टीपल इमेजेस आपको पता है बनने लगते हैं। यार रिफ्लेक्शन बार बार होगा तो इमेज ऑटोमेटिकली ज्यादा बनेगी ना। समझे बात को? मतलब यार एट दी एंड बननी इमेज है, एक रिफ्लेक्शन से एक बनेगी, दो से दो बन जाएंगी, तीन से तीन बन जाएगी। जस्ट एक मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला आएगा तो आपको एक्चुअल चीजें समझ आएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसका फॉर्मूला देखो। अगर मिरर के बीच का एंगल सपोज थीटा है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेंगी? 360/θ-1। ठीक है, एग्जाम्पल थीटा 60 डिग्री है तो 360/60 - 1 कितना आया? 5 इमेज हमारी बन जाएगी। 0 से 0, 6 6 - 1 5। क्लियर हुआ बेसिक मैथ्स? अब अगर बात करो कि भाई 90 डिग्री है, -1 कितना आ जाएगा भाई? कितना बोलो? 3 आ जाएंगी। 4 9 जा 36।
क्लियर हुआ। अब आप बोलो कि 120 डिग्री है तो दो इमेज बन जाएगी, 3 - 1 2 बन जाएगी। क्लियर हुआ। अब एक स्पेशल केस आता है कि अगर मिरर्स को पैरेलल रखा जाए तो क्या होगा, मतलब एंगल 0 डिग्री, तब क्या होगा। तो एंगल इक्वल टू जब 0 डिग्री तुम रखोगे तो रिफ्लेक्शन कभी खत्म ही नहीं होता। रिजल्ट क्या बनेगा, इनफाइनाइट इमेजेस। क्लियर है। ओके। और इसी प्रिंसिपल पर जो बार्बर शॉप वाले मिरर्स हैं वो काम करते हैं। वो वी कैन से एक इल्यूजन बनता है कि भाई आप बैक साइड देखते हो तो आपके भाई सिर सरी सर दिखाई देते हैं, ठीक है। इस टाइप से चीजें हैं। अब आ जाता है एक पेरिस्कोप। अब मान लो भाई ये आप हो, ये आपकी महिला मित्र है, दोनों पड़ोस के घर में रहते हो, ठीक है। दोनों भाई छत से इजीली पहले बात करते थे, ठीक है। भाई जाने अनजाने में जो आपकी महिला मित्र हैं उनके पिताश्री को पता लग जाता है कि भाई दोनों का कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। तो भाई उन्होंने जो ये दीवार है वो ऊंची खड़ी करवा दी। अब भाई बात करे तो करे कैसे, ठीक है, एक दूसरे को देखे कैसे तो देखे कैसे। सो यहाँ पे वो यूज करेंगे इसका। तो पेरिस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। पेरिस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो हमारे डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट से दूर हो। डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं हो, साइट में ना हो। क्लियर हुआ। सिंपल लैंग्वेज में ऑब्स्टेकल के जो पीछे की चीज अगर देखनी हो तो पेरिस्कोप यूज करते हैं। ठीक है भाई, समझे बात को। एक ट्यूब होती है, ठीक है यार, इस टाइप से समझो इसको यार, ये ट्यूब है, ठीक है। कुछ इस टाइप से, ठीक है। जो मिरर्स हैं वो 45 पे हैं, ठीक है, लगे होते हैं। लाइट पहले भाई अपर पे, लोअर पे, फिर आपकी आई तक। क्लियर हुआ। इसलिए ऑब्जेक्ट भाई आपको दिख जाता है। यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं भाई, बंकर्स में, ठीक है, सबमरीन्स में, ठीक है जी, टैंक ऑब्जर्वेशन में, ठीक है जी, जो बॉर्डर सर्विलेंस है उसमें। और अगर आपको भीड़ भाड़ वाला जो एरिया हो जाता है, क्राउड को अपर साइड से देखना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसलिए जो स्पेसिफिकली आपके एग्जाम्स है उसमें ये पेरिस्कोप भाई काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझे बात को। अब इसमें एक और इंसेप्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है। जो ये 45 डिग्री का एंगल है ना, ये पाइप के साथ, यहाँ पे कई मेंटर्स ने भी भाई गलत पढ़ा रखा है। जो ये एंगल बोल रहा हूँ ना 45 डिग्री है, ये पाइप के साथ है, ठीक है। क्लियर हुआ। पाइप के और मिरर के बीच का एंगल 45 है। अगर पूछे दोनों मिरर के बीच का एंगल तो वो 0 डिग्री है मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आ जाता है कैलिडियोस्कोप। कहाँ पे है, क्लियर हुई भाई चीजें यहाँ पे। फर्दर चलें। अब देखो, ये भी अगर बात करें तो प्लेन मिरर का जो कंसेप्ट है उसी पे ही बेस्ड है, ठीक है। मतलब एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल कलर पैटर्न्स है वो बनाता है। आई एम सेइंग ब्यूटीफुल सिमेट्रिक कलरफुल पैटर्न्स, ठीक है जी। ओके। अब इसमें क्या होता है, जनरली 3 प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है। हर मिरर
60 डिग्री पर इंक्लाइंड होता है। ट्यूब के एंड में कलर्ड ग्लास पीसीज रखे जाते हैं। जैसे ट्यूब रोटेट करते हो रिफ्लेक्शन बार बार होता है। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन बार बार होता है तो हर बार एक भाई नया डिजाइन तुम्हारे सामने आ जाता है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि जो पैटर्न्स है वो सिमेट्रिकल क्यों है, वाई पैटर्न्स आर सिमेट्रिकल, क्योंकि यार रिपीटेड रिफ्लेक्शन एक फिक्स्ड ज्योमेट्री के किसी कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है। नहीं करता है या करता है भाई? जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन है वो एक फिक्स्ड ज्योमेट्री फॉलो करती है। मैंने यार अभी तो तुमको बोला है कि यार कितने पे होता है, 60 पे, तो फिक्स्ड नहीं हुई चीजें हैं। यहाँ से क्लियर हुआ? अगर मैंने तुमको नहीं बोल दिया तो वहां पे तुमको अपना माइंड यूज करना था यार, गलत बोल दिया इसने तो। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के पढ़ो यार। ठीक है, पागल मत बनो। यहीं से जो कॉन्सेप्ट फाउंडेशन है वो बिल्ड होती है आपकी। क्लियर हुआ? ठीक है जी, इसको भाई आप इंटीरियर डिजाइन में, ज्वेलरी डिजाइन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वॉलपेपर में, फैशंस में, फैशन डिजाइनिंग में, इन सब में आप यूज करते हो। ठीक है, ओके जी। अब आ जाता है हमारा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, लेक्चर हो गया है आपका 41 मिनट्स का। ठीक है, ज़्यादा बड़ी चीज़ें बची नहीं है। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी, तो देखो, कॉनकेव मिरर यहाँ पे लिखो आप कॉन्वेक्स। जस्ट पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ है तो अब हो जाएगा। सो देखो, कॉनकेव मिरर, यार समझो। सो ये है हमारा फोकस, ये है हमारा सीन। ये कॉनकेव मिरर की बात हम करेंगे इसमें। ठीक है, देन फर्दर ये। ठीक है जी, क्लियर हुआ? ये क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ फोकस। क्लियर हुई यहाँ पे चीजें? अब आ जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है जी, ठीक है, ये हमारी लाइट आई। यहाँ से इनको बस तुम मिला दो भाई अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे रोक दिया इसको हमने। नेक्स्ट, ठीक है जी, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, ये आपका सी है। ठीक है जी, क्लियर हुई चीजें भाई यहाँ से कि मैंने क्या बोला? अब देखो, जो ये हैं आपको पता है भाई, दोनों स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स हैं। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट ना हो, कर्व हो, तो उसे अपन स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कॉनकेव की। किसकी? कॉनकेव की। तो देखो भाई, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की साइड है। ठीक है, लाइट रेज है वो इसमें क्या करती है भाई? कन्वर्ज करती हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। किसको? कॉनकेव को। एग्जाम्पल, सेविंग मिरर, सेविंग मिरर। दूसरा, डेंटिस्ट मिरर। ठीक है,
ईएनटी डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं। सोलर फ्लोरेंस, सोलर फर्नेस। दूसरा, टॉर्च, व्हीकल की हेडलाइट हो गई। क्लियर हुआ? और जो सर्च लाइट हो गई उनमें। ठीक है, क्लियर हुआ भाई यहाँ पे? नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बार वाली। ठीक है जी। रिफ्लेक्शन के बाद रेज क्या होती है? स्प्रेड करती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर हुआ? रियर व्यू मिरर में, सिक्योरिटी मिरर में, पार्किंग मिरर में, इन सब में किसका यूज करते हैं भाई? कॉन्वेक्स मिरर। भाई कॉनकेव का समझो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर रेज कन्वर्ट करती है, रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकता है, और मैग्नीफाइड इमेज भी ये भाई दे सकता है। दोनों का सिनेरियो समझ आया? क्लियर हो गई चीजें? और इसी में ही कन्वेक्स क्या करता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर रेज डाइवर्ज करती हैं, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ठीक है, और एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है। क्लियर हुई चीजें? एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब आ जाता है इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, बट एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल एज इसका देख लो। पोल क्या होता है? पोल होता है कि भाई जो मिरर का एकदम सेंटर पॉइंट है, वो सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती है? पोल से। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कंसेप्ट है? मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है ना, वो कौन है भाई? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी एक्सिस पर ऑब्जेक्ट प्लस जो इमेज है, वो क्या किए जाते हैं? कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस स्फेरिकल मतलब वी कैन से जिस स्फेयर का जो मिरर पार्ट है, उस स्फेयर का जो सेंटर है वो, यानी कॉनकेव मिरर में सी मिरर के सामने होता है, या आप बोलो इन फ्रंट होता है। ठीक है, बट कॉन्वेक्स मिरर में जो सी है वो मिरर के पीछे होता है। क्लियर हुई चीजें? ठीक है, अब आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आ जाता है एक कंसेप्ट प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां या तो भाई मीट कर रही है, या फिर अपीयर्स टू मीट होती है। ठीक है, और इसमें कॉनकेव मिरर का क्या कंसेप्ट है? कॉनकेव मिरर रेज एक्चुअली मीट करती हैं। ठीक है, जो फोकस होता है वो क्या होता है? रियल होता है, मिरर के सामने होता है। ठीक है, और यही बात करें इसमें कॉन्वेक्स की, सो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? रेज सिर्फ क्या होती है भाई? अपीयर होती है। ठीक है,
फोकस कैसा है, वर्चुअल है, मिरर के पीछे है। क्लियर हुई चीजें। अब लास्ट आ जाता है इसमें फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाता है भाई, पोल से फोकस तक का। एफ इक्वल टू पी एफ, ये इसका क्या है, फॉर्मूला। क्लियर हुआ। और अब अगर इनके रिलेशन की बात करें तो इनका एक रिलेशनशिप भी है। वो कैसे कि आर इक्वल टू 2f या फिर f इक्वल टू आर बाय 2। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है। ये न्यूमेरिकल में भाई बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है जी। अब आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है। बाकी इमेज तो मैंने यार बना ही दी थी भाई। ये इसलिए मैंने पहले डायग्राम बनाया भाई, ठीक है, आपको ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इस डायग्राम का, ए टू जेड चीज़ तुमको क्लियर हो जाएंगी एकदम। ठीक है भाई। चलें नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके। अब बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हुआ। तो भाई देखो, जो ऑब्जेक्ट है पोल के और फोकस के बीच में हो तब क्या सीन होता है, जस्ट सुन लोगे। ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर तुमको थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो बताई है वहां से तुमको भाई चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। क्लियर हुई चीजें। ठीक है। ओके जी। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर देखो भाई, तो इसमें जो पहला केस होता है वो ये होता है, कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से अलग अलग इमेज बनाता है, ये हमको पता है। तो जो केस वन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट जो आपका पोल है और फोकस है उसके बीच में हो तो इमेज कैसी बनेगी भाई आपकी, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड और मिरर के पीछे। एग्जाम्पल अगर इसमें देखें तो क्या होता है, सेविंग मिरर। ठीक है जी। बात करते हैं केस टू की। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है भाई आपके फोकस पे, इमेज किस पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, हाईली एनलार्ज्ड। क्लियर हुआ। केस थर्ड की बात करें, ऑब्जेक्ट एफ और सी के अगर बीच में है, ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी भाई, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड। और जो इमेज है वो सेंटर ऑफ, बताओ, मतलब इमेज है सी के बाहर बनती है। क्लियर हुआ। अगर ऑब्जेक्ट है हमारा प्रॉपर सी पे ही रखा जाए तो क्या सीन होता है, केस फोर। ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो क्या होगा, इमेज भी भाई सी पे ही बनेगी। ठीक है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, सेम साइज होगी। ठीक है। अगर सी से थोड़ा दूर रखा जाए या जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी रेंज से दूर रखा जाए या बाहर रखा जाए तो कैसी इमेज बनेगी, एफ और सी के बीच में बनेगी। ठीक है, रियल होगी, इन्वर्टेड भी होगी लेकिन स्मॉल साइज होगी, वी कैन से डिमिनिश्ड। क्लियर हुई चीजें। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज आपकी फोकस पे बनेगी, वो बहुत ही छोटी बनेगी, बहुत बहुत छोटी, लेकिन रियल होगी, इन्वर्टेड होगी।
ठीक है जी। अब आप बात करो कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको ही हम क्यों यूज करते हैं व्हीकल्स में, पूछ सकता है ना भाई। एट द एंड तुम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो फिर अच्छे से करो कि वाई कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन व्हीकल्स। तो उसके तीन तीन वैलिड रीजंस हैं। वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है भाई, जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, क्लियर है। दूसरा, कवरेज ज्यादा कर लेता है। अगर भाई व्हीकल्स में यूज करते हो, आपको पता है ज्यादा ट्रैफिक दिखाता है, ठीक है। और ब्लाइंड स्पॉट इससे कम होते हैं, ठीक है। इसी वजह से गाड़ी के जो साइड मिरर्स है कॉन्वेक्स यूज करते हैं उसमें, ठीक है जी। और मिरर फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। और मतलब साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्लियर हुई। साइन कन्वेंशन मतलब कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जनरली नेगेटिव लिए मतलब ली जाती है, लेकिन जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम है उसके हिसाब से आई एम टॉकिंग, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस रियल इमेज के लिए नेगेटिव और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव। दैट्स इट, लेक्चर खत्म। हाँ, मिरर फॉर्मूला मैं इसमें लिखना भूल गया था भाई, ये होता है 1/f=1/v+1/u। क्लियर हुआ। अब इसमें f क्या है, v क्या है, आपको पता होगा। f है हमारी फोकल लेंथ, o क्या है, ये u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है इमेज डिस्टेंस। सो भाई रिफ्लेक्शन जो है इसका पार्ट हमारा, वो मैंने अच्छे से भाई कवर कर लिया है एकदम डिटेल में, ठीक है। फर्दर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर देना, ठीक है। एंड इट्स ऑफिसर्स अड्डा यार, ठीक है, विद जुगाड़ू फौजी, ठीक है। आपके जो मेंटर्स हैं इस पे भाई वेल एकदम प्रोफिशिएंट हैं, अपने अपने जो चीज़ें वो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। आकांक्षा मैम है आपकी, ऑलरेडी ऑल इंडिया रैंकर हैं। आदित्य सर हैं आपके, एक्सेंट है भाई, ठीक है। जुगाड़ू फौजी है भाई, उनके बारे में बात ना करेंगे अभी, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंशियल हैं, ठीक है। मैं मेरे को तो भाई जानते ही होंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड भाई। ख्याल रखो मेरे भाई, ठीक है। डाउट्स हो कमेंट्स कर देना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।